नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं ईज़ेनिथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसी वजह से इस टॉपिक को हमने बेसिकली दो भागों में बांट लिया है ताकि थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाए, क्योंकि हम एक लेंदी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो समझने में भी दिक्कत आती है, समझाने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस पे हमें बेसिकली बात करनी है। व्यवसाय की अवधारणा क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है, इसको हमने बेसिकली दो हिस्सों में बांटा है। भाई, जो पहला हिस्सा होगा उसमें तो हम बात करेंगे कि बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जॉब क्या होती है, और बेसिक इसकी जो डेफिनेशंस हैं बिजनेस की, इसका जो नेचर है या जो हम बिजनेस करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके विषय में बात करेंगे। जब हम हमारे सेकंड पोर्शन में आएंगे तब हम बात करेंगे कि कॉमर्स और ट्रेड में क्या फ़र्क होता है, बिजनेस कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं और इसके एक्सीलेटर्स क्या क्या होते हैं, बिजनेस में रिस्क क्या क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के पार्ट 1 की। और पार्ट 1 में हम बेसिकली बिजनेस को लेकर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करेंगे। भाई देखिए, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं बिजनेस, जब भी किसी के साथ बात करते हैं बिजनेस, तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई व्यक्ति कहीं ना कुछ काम कर रहा होगा, उससे पैसा कमा रहा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की और हम बात करते हैं किसी एम्प्लॉयमेंट की, तो तब भी फ्रेंड्स हमारे दिमाग में यही बात आती है कि भाई, प्रोफेशन से भी तो पैसा ही कमाया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट से भी मतलब रोजगार से भी पैसा ही कमाया जा रहा है। फिर बिजनेस और रोजगार, बिजनेस या फिर आपका ये जो प्रोफेशन है, आपका जो पेशा है, इसमें अंतर क्या रह जाता है, इसी अंतर को समझेंगे सबसे पहले। और उससे पहले शुरुआत करते हैं हम किसी भी मनुष्य के जीवन से। हमें बात करनी है बिजनेस के ऊपर। हम ना तो पेशे के ऊपर जाएंगे, बस केवल अंतर समझेंगे, और ना हम रोजगार में जाएंगे, बस केवल बिजनेस और रोजगार में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो टॉपिक का हीरो है, बेसिकली है बिजनेस या फिर व्यवसाय। और ये बिजनेस क्या चीज है, इसको समझने से पहले साथियों एक फ्लो चार्ट को समझते हैं, एक डायग्राम को देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या कहता है। उसके बेसिस पे फिर हम बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट है आपके सामने, जिसके ऊपर आपको सबसे पहले एक टर्म लिखी हुई दिखेगी जिसमें लिखा हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर मैं कहूं तो इसको मैं मानव की क्रिया भी कह सकता हूं, मानव क्रिया या क्रियाएं लगा देते हैं। चलिए इसको बहुवचन बना देते हैं, मानव की क्रिया। भाई बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी मनुष्य होता है, कोई भी मानव होता है, वो अपने पूरे जीवन में साथियों दो प्रकार की क्रियाएं करता है, दो प्रकार की एक्टिविटीज करता है। पहली एक्टिविटी होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे मैं अगर कहूं तो आर्थिक क्रिया कह सकता हूं। पहली एक्टिविटी कौन सी आ गई, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे हम आर्थिक क्रिया कह सकते हैं। और दूसरी एक्टिविटी कौन सी आ गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे मैं गैर आर्थिक क्रिया का नाम दे सकता हूं। तो आप इसे अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो दो इन भागों में बटा हुआ होता है। आप जो भी काम करते हैं इन दो हिस्सों में ही करते हैं। बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों के विषय में, आर्थिक क्रियाओं के विषय में, और एक तरफ हमारा गैर आर्थिक या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। साथ ही में जो आर्थिक क्रियाएं हैं या फिर आर्थिक गतिविधि है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये आगे फिर से तीन भागों में बांटी जाती है। जैसे पहला भाग है हमारा बिजनेस, जिसको हम व्यवसाय कहते हैं। दूसरा भाग है हमारा प्रोफेशन, जिसको हम पेशा कहते हैं। और तीसरा भाग हमारा एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम रोजगार कहते हैं। तो बेसिकली बिजनेस को भी साथियों तीन भागों में, तीन हिस्सों में हमने बांट दिया है। वहीं दूसरी ओर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हमने बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए तीन हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा रिलीजन या फिर धर्म, दूसरा हिस्सा पेट्रियोटिक, और तीसरा हिस्सा आपका सोशल या फिर समाज। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा फोकस एरिया क्या है? तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारा फोकस एरिया है साहब बिजनेस। हम प्रोफेशन पे भी बात नहीं करेंगे, हाँ डिफरेंस को देखेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट पे भी बात नहीं करेंगे,
हम रिलीजन पे बात नहीं करेंगे, पेट्रियोटिक पे बात नहीं करेंगे, ना ही हम सोशल पे बात करेंगे। हमारा हीरो, हमारा फोकस एरिया है आज का बिजनेस। अगर हम इन तीनों ही चीजों के विषय में बात नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें मनुष्य की एक्टिविटीज को दो भागों में बांटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक बार साइड में रख दिया, फोकस किया केवल और केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी फर्दर तीन भागों में बांटा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। अब इसमें भी हमने फोकस किया केवल और केवल बिजनेस पे। अब आपका ये सवाल होगा, आप ये कहेंगे कि सर ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बांट तो दिया, लेकिन ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो थोड़ा सा शांति बना के रखें, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में भी डिटेल में समझेंगे कि कैसी एक्टिविटीज होती हैं। बहरहाल हमें केवल यहाँ ये समझना है कि हमारा टॉपिक क्या है, बिजनेस कैसे आया, कहाँ से आया, वो चीज हमने समझी। अब चलते हैं वापस हमारी फर्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हमने बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कशन करना था। देखिए, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। भाई इन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो शब्द बिजनेस है ये कहां से आया है, व्यस्त शब्द से आया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिजनेस वर्ड कहां से आया है, व्यस्त या फिर बिजी से आया है। दिस बिजनेस या फिर दिस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, अतः हम कह सकते हैं कि बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना। सिंपल सी बात है, बिजनेस को हम कहां से उठा के लाए, बिजी शब्द से उठाकर लाए हैं, और इसका अर्थ क्या हुआ, बिजी रहना। ये एक बहुत ही छोटी सी एक डेफिनेशन है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। बात करते हैं आगे इसके विषय में। हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। देखिए, अभी तक हमने बिजनेस मतलब बिजी, बिजी मतलब व्यस्त रहना, एक छोटा सा डेफिनेशन देखा है, लेकिन डीप सेंस में देखें कि आखिर बिजनेस होता क्या है, गहराई में उतरकर हम देखें, हालांकि एक विशिष्ट अर्थ में हम देखें तो व्यवसाय एक ऐसे व्यवसाय, मतलब यहाँ ऑक्यूपेशन हो गया, ऑक्यूपेशन को हम काम कह सकते हैं या फिर रोजगार कह सकते हैं। एक ऐसे रोजगार, एक ऐसा काम है या ऐसा रोजगार है जिसमें लोग मुनाफा कमाने की दृष्टि से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना, उत्पादन करना, बिक्री से संबंधित गतिविधियों में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। भाई कोई आपसे अगर कभी पूछे कि बताओ तुमने 12वीं कक्षा में बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या डेफिनेशन है, तो हमारा सिंपल सा जवाब ये होना चाहिए कि बिजनेस यानी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा रोजगार, एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम जिसमें लोग प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, सबसे पहला शब्द यहां निकल कर आया साहब, प्रॉफिट, जिसमें लोग प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, क्रय, विक्रय या निर्माण, तीन चीज करते हैं, या तो क्रय करेंगे या विक्रय करेंगे या निर्माण करेंगे। मतलब इन तीनों की सहायता से जब कोई व्यक्ति लाभ कमाता है तो इस एक्टिविटी को ही हम बिजनेस कहते हैं। चलिए, तो ये बिजनेस की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हमने यहां कवर की है। बात करते हैं आगे। इफ यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व दैट पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। भाई देखिए, मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स को हम कह सकते हैं। यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरह तरह की गतिविधियां करते हैं। अब हम थोड़े से बढ़ चले हैं उस फ्लो चार्ट की तरफ। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके बिजनेस का। अब हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के काम करता है। यहाँ तो इन्होंने कई प्रकार लिखा है कि तरह तरह की गतिविधियां करते हैं, और इन तरह तरह की गतिविधियों को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, दो प्रकारों में बांट दिया है। दीज एक्टिविटीज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन गतिविधियों को मोटे तौर पर देखिए दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और पहला समूह है आपका आर्थिक और दूसरा समूह आ जाता है आपका गैर आर्थिक। जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था
कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, मानव की जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, बेसिकली दो हिस्सों में बट जाती हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक। तब मैंने कहा था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आर्थिक और गैर आर्थिक के बीच में डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं आर्थिक और गैर आर्थिक के बीच में। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। पहला पॉइंट, अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, घबराए नहीं। पहले पॉइंट पे बात करते हैं, आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनसे हम अपनी आजीविका कमा सकते हैं। पहला पॉइंट भाई, वे जितनी भी गतिविधियां जिनसे हम अपना आजीविका कमा सकते हैं, हमारा भरण पोषण होता है, हमें पैसा मिलता है, हमें कमाई आती है, वे सारी गतिविधियां साथियों हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डालते हैं, आर्थिक गतिविधियों में डालते हैं। इसीलिए जब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक गतिविधियों को आगे कई हिस्सों में बांटा, तो हमने देखा, हमने बिजनेस रखा, उसमें व्यवसाय रखा, पेशा रखा और रोजगार रखा। आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इन तीनों ही माध्यम से हमें क्या होती है, अर्निंग होती है, पैसा कमाने को मिलता है। तो बेसिकली ये आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। नॉन इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। दूसरे पॉइंट पे यहां ध्यान दें, जब आर्थिक गतिविधियों के विषय में हम बात कर रहे हैं तो आर्थिक गतिविधियों का अर्थ ये हो गया कि पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाए, आर्थिक गतिविधि। वहीं गैर आर्थिक गतिविधि के विषय में बात करें तो पैसा कमाने के लिए नहीं, किसी का प्रेम जीतने के लिए, किसी का विश्वास जीतने के लिए, प्रेम भाव में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो ये गैर आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल को, देखिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई, आर्थिक गतिविधियों को, जैसा कि हमने कहा कि आर्थिक गतिविधियां आगे फिर 3 हिस्सों में बंट जाती हैं, व्यवसाय में, पेशे में और रोजगार में, जिसमें हमें केवल और केवल किसके बारे में बात करनी है, व्यवसाय के बारे में बात करनी है। हम ना पेशे के बारे में बात करेंगे और ना ही हम रोजगार के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हालांकि पूरी डिस्कशन से समझ में तो आ जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, एक उदाहरण से समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के विषय में बात करते हैं। भाई, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर रामफल। देसी भाषा में कहूं तो एक रामफल नाम का एक व्यक्ति है। अब ये रामफल जो है वो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है। ये किसी रेस्टोरेंट में काम करता है और यहाँ ये क्या काम करता है साथियों, खाना बनाता है। मतलब एक तरीके से एक बावर्ची है, खाना बनाने का काम करता है। खाना बनाने के बदले में इसको महीना 15,000 रुपया सैलरी मिलती है। अगर इसको इसका मालिक सैलरी देना बंद कर देता तो ये खाना बनाना भी बंद कर देगा। ये सिंपल सी बात समझिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रामफल एक रेस्टोरेंट में काम करता है, खाना बनाता है वहां पर और 15,000 रुपये महीना सैलरी लेता है। अगर सैलरी बंद तो काम करना भी बंद। इसका मतलब रामफल ये जो काम कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है। इस काम को करके रामफल को अर्निंग हो रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाता है। वहीं साथियों हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के विषय में बात कर लेते हैं। चलिए, अभी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की, अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आपकी गैर आर्थिक क्रियाओं के विषय में बात करते हैं कि गैर आर्थिक क्रियाएं या फिर गतिविधियां क्या क्या होती हैं। चलिए बात करते हैं गैर आर्थिक क्रिया के विषय में, गतिविधियों के विषय में। वही हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे हीरो हैं आज के, रामफल जी। और रामफल जी अब रेस्टोरेंट में काम नहीं कर रहे। रामफल क्या होते हैं, रेस्टोरेंट से फ्री होकर शाम को घर आते हैं। शाम को कहाँ आते हैं, ये घर आते हैं। और घर आते हैं तो इनके बच्चे इनका इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चे काफी भूखे होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। अब आप बताएं कि जब रामफल बच्चों के लिए खाना बनाएंगे तो क्या उन बच्चों से पैसा लेंगे? इसका मतलब रामफल ने जब रेस्टोरेंट के लिए खाना बनाया तो कोई लव एंड अफेक्शन नहीं था, कोई प्यार प्रेम नहीं था, केवल पैसे के लिए बनाया था भैया।
लेकिन अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्यार प्रेम में बना रहे हैं, इसका कोई पैसा नहीं ले रही है, तो इसे गैर आर्थिक क्रिया के रूप में जाना जाता है। भैया रामफल का एग्जाम्पल यूज करके हमने आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं को भी समझ लिया, और ये भी हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि हमें कौन सी चीज़ों के बारे में बात करनी है। आर्थिक क्रियाएं फिर से बिजनेस में, रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में चेंज हो जाती हैं। इसमें से भी हमें केवल और केवल बिजनेस को उठाना है। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस के विषय में। बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए भाई, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ इन्होंने कही है कि बिजनेस को हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में जान सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, बिजनेस का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। अगर उद्देश्य से ही पैसा कमाना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो सिंपल सी बात है होना ही होना है। इन्वॉल्विंग, इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, उत्पादन शामिल है, आपका प्रोडक्शन शामिल है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उत्पाद व सेवाओं का विक्रय शामिल है, अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अर्निंग प्रॉफिट। अगर ये लाइन यहां से हटा दी जाए, अगर मैं लाभ कमाने वाली बात को यहां से हटा दूं, एक बार को चलो इस लाइन को अपन काट देते हैं, हटा दिया, तो फिर ये साथियों बिजनेस नहीं बच जाएगा। अब ये बच जाएगा चैरिटी या दान धर्म, कुछ भी आप मान सकते हो इसको, जो आपका मन कहे कह लो, लेकिन अब ये बिजनेस नहीं बचेगा। बिजनेस होने के लिए क्या जरूरी है? बिजनेस होने के लिए अर्निंग प्रॉफिट होना जरूरी है। चलिए मैं इसको रेड कलर से और ब्रैकेट इसका बना देते हैं, इसको पूरा कवर कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि अर्निंग प्रॉफिट बहुत जरूरी है बिजनेस होने के लिए। ठीक, यहां तक चीज हमारे क्लियर है बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। भाई बिजनेस क्या होता है पूरा डिटेल में हमें समझ में आता है। साथियों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, परचेस हो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपका उद्देश्य अगर लाभ कमाना नहीं है, आपका मोटिव अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इसे बिजनेस तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। बिजनेस होने के लिए कोई ना कोई काम होना जरूरी है, और उसमें प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य बेसिकली जरूरी है। अगर ये उद्देश्य आप हटा देंगे तो बिजनेस भी अपने आप में गिर जाएगा, फिर वो बिजनेस नहीं रहेगा, आप कोई दूसरी एक्टिविटी उसको कह सकते हैं। तो चलिए यहां तक हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, फिर बिजनेस, आपका प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में हमने धीरे धीरे बांट के देखा है, और उसमें से भी हमने बिजनेस को उठाया और बिजनेस की कुछ डेफिनेशन समझी, बिजनेस के बारे में बात की। अब बात करते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। बिजनेस की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्यवसायिक गतिविधियों की क्या विशेषताएं हैं। और देखिए साथियों, एक इंपॉर्टेंस आपको एक टिप यहां देना चाहूंगा कि आप किसी भी टॉपिक को उठाएं, किसी भी सब्जेक्ट को उठाएं, अगर आपने उसका कंसेप्ट, उसकी अवधारणा और उसकी परिभाषाएं बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, तो उस पूरे टॉपिक की विशेषताएं, उसके जो बेनिफिट्स, जो लाभ हैं वो, उसकी हानियां, इसे बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। बहुत सरल काम हो जाएगा आपके लिए, अलग से आपको इन चीज़ों पे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, बशर्ते आप मेरी ये बात माने कि आप डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स को पूरा अच्छे से क्लियर करें। चलिए बात करते हैं विशेषताओं के विषय में। तो पहली विशेषता क्या है साथियों? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए अपन पेन का कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, वहां बिल्कुल अपन ने हाईलाइट करने के लिए लिया था। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक आर्थिक गतिविधि है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो पढ़ने का या समझने की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। हम अभी तक पढ़ते आए हैं आर्थिक गतिविधि, गैर आर्थिक गतिविधि, और आर्थिक गतिविधि में ही हमने बिजनेस को शामिल किया है, आर्थिक गतिविधि में ही हमने इसको पेशे को शामिल किया, प्रोफेशन को, और आर्थिक गतिविधि में ही हमने रोजगार को या एम्प्लॉयमेंट को शामिल किया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिजनेस एक आर्थिक गतिविधि नहीं है? देखिए आई ना, परिभाषा से ही हमें समझ में आया। सबसे पहली विशेषता यह है कि व्यवसाय जो है वो एक आर्थिक गतिविधि है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning money, क्योंकि इसमें पैसा कमाना या आपका जो लाइवलीहुड है उसे कमाने का ऑब्जेक्टिव होता है, एंड नॉट आउट ऑफ लव, एफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशंस। ये प्यार प्रेम में, भावनाओं में नहीं किया जाता, ये केवल और केवल पैसा कमाने के लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति बिजनेस इस वजह से नहीं करता कि मुझे पैसा नहीं कमाना, पैसा सबको कमाना है, और अगर आपके बिजनेस का उद्देश्य, आपके काम का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है तो फिर वो बिजनेस भी आपका नहीं माना जाएगा। पहली विशेषता नोट कीजिए, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये होती है। दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान और सेवाओं का उत्पादन या खरीद। अब देखिए साथियों, जब हम पेशे और व्यवसाय के बीच में अंतर करेंगे तब भी इस पॉइंट को कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। जब हम रोजगार और व्यवसाय के बीच में अंतर करेंगे तब भी ये पॉइंट कहीं ना कहीं उठकर आएगा। ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, समझिए इस चीज को, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये पॉइंट ऐसा कहना चाहता है कि कोई भी काम वो तभी व्यवसाय बनेगा जब लाभ कमाना तो उद्देश्य है, ये तो हम पहली पंक्ति में देख चुके हैं, लेकिन आपको या तो कुछ उत्पादन करना पड़ेगा या कुछ क्रय करना पड़ेगा या किसी चीज को अपने अधिकार में लेकर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करके उसे बेचना पड़ेगा। जब तक आपके काम में किसी उत्पाद या सेवा का उत्पादन और क्रय विक्रय नहीं होता तब तक उसे बिजनेस हम नहीं कंसीडर कर सकते। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोक्यूरमेंट, सामान और सेवाओं का उत्पादन या खरीदना। भाई या तो आप उत्पादन करो, या तो खुद बनाओ, या आप खरीदो और फिर अपना प्रॉफिट जोड़कर बेचो। तो ये दूसरी विशेषता आ जाती है आपके बिजनेस की। बात करते हैं साथियों तीसरी विशेषता के विषय में, पहले इसके थोड़ा सा एक डिटेल समझ लेते हैं। Does every business enterprise either manufactures the goods is deal in or acquires them from producers to be further sold or consumers or use? या तो भाई हम खुद बनाओ या फिर आगे से बना बनाया खरीदो, उसमें अपना लाभ जोड़ो और उसे ग्राहकों तक पहुंचाओ। तो जरूरी नहीं है खुद बनाना, या तो खुद बनाओ या फिर आप खरीद कर उसे आगे बेचो। गुड्स में कंसिस्ट कंज्यूमेबल आइटम्स। अब ये देखिए हमने दो बातें यहां लिखी, एक हमने शब्द पढ़ा गुड्स और एक हमने शब्द पढ़ा साथियों सर्विसेज। अब ये गुड्स और सर्विसेज हैं क्या? गुड्स को अगर मैं हिंदी में कहूं तो हम माल कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, चलिए वस्तु कह लीजिए, और सर्विसेज को अगर मैं हिंदी में कहूं तो हम इसे सेवा कह सकते हैं। अब ये गुड्स और सर्विसेज में आता क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसी जितनी भी चीजें जिसे देखा छुआ महसूस किया जा सकता है गुड्स में आ जाएगा, और ऐसी जितनी भी चीजें जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता वो सेवाओं में आ जाएंगी। बात करते हैं गुड्स की, जैसे आपका चीनी है, घी है, पेन है, नोटबुक है, फर्नीचर है, कोई मशीन है, कोई भी वस्तुएं हैं, वो सब गुड्स में आ जाएंगी। और बैंकिंग सेवा हो गई, टूर एंड ट्रेवल्स हो गया, आप लोग ओला उबर करके कहीं इधर से उधर जाते हैं, गाड़ी थोड़े खरीद लेते हैं आप केवल उसकी सेवाएं लेते हैं। तो बेसिकली ये सेवाएं हो गई। तो गुड्स का और सर्विसेज का या तो आप उत्पादन करो भाई, या खरीद के आगे उसको बेचो किसी को। सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर टू कंज्यूमर बिजनेस फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये आपकी सेवाएं आ जाती हैं। तीसरी विशेषता पर बात करते हैं साहब, बिजनेस की तीसरी विशेषता क्या है? दो तो सर हमें बहुत अच्छे से याद हो गई, चलिए तीसरी भी याद हो जाएगी। बात करते हैं तीसरी विशेषता के ऊपर, और तीसरी विशेषता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप क्रय विक्रय करो, आदान प्रदान करो। जैसे मान लीजिए ये फोन मेरे पास है और ये केवल और केवल मेरे पास रहता है, ना तो मैंने इसको कभी खरीदा, ना मैं कभी इसको बेचूंगा, तो ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस होने के लिए, व्यवसाय होने के लिए क्रय और विक्रय जरूरी है। जैसे उत्पादन जरूरी है, ठीक उसी तरीके से उत्पाद व सेवाओं का क्रय और विनिमय जरूरी है। विनिमय बेसिकली एक्सचेंज को कहते हैं। तो अभी हमने पिछले पॉइंट में उत्पाद और सेवाओं के विषय में तो पूरा डिटेल में बात की। आप देखिएगा इस पॉइंट में कहा गया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यूज। जब तक आप गुड्स और सर्विसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करते, किसके बदले में?
पैसे के बदले में, वैल्यू के बदले में, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जब तक हस्तांतरित नहीं करते तब तक वो साथियों बिजनेस नहीं माना जाता। अब किसी का दिमाग यूं काम करेगा, साहब हमने तो ट्रांसफर कर दिया लेकिन पैसे नहीं लिए। तो पहले पॉइंट को याद करो, प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य आपका खराब हुआ। यहां पर आप लाभ नहीं कमा रहे यहां से, तो भी ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्रय विक्रय करो, आदान प्रदान करो, लेकिन किस उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से आपको करना जरूरी है। बात करते हैं आगे, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई है, और आप इसे इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, स्टार मार्क बना सकते हैं। कक्षा 10-12 में हमें मिला करता था स्टार और मून, वैसा आप चाहें तो बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। क्या कहा गया है? देखिए, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स but for personal consumption it cannot be called a business activity। और इसको भी एक उदाहरण से समझेंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, हर ऐसे पॉइंट को एग्जाम्पल से समझेंगे। जब तक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता दिमाग में तब तक उस पॉइंट का पीछा नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। चलिए वही रामफल से शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल को। ये हमारे रामफल हैं, फ के नीचे बिंदी लगानी भी जरूरी है। ये हमारे रामफल हैं। रामफल के पास एक खेत है साथियों, ध्यान दीजिएगा, रामफल के पास एक खेत है। खेत के इस हिस्से में, और खेत को इसने दो हिस्सों में बांट दिया है बेसिकली। यहां भी वो गेहूं उगाता है और यहां भी गेहूं उगाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस हिस्से के गेहूं वो रखता है खुद के लिए, स्वयं के उपयोग, खुद के यूज के लिए रखता है हेतु। तो ये तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। उसने प्रोडक्शन तो किया है भाई, हमने बोला प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन तो किया है, लेकिन किसके लिए? खुद के उपयोग के लिए रख लिया, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। शेष जो हिस्सा बचा है इसे बेच देता है। इट मीन्स इसे खुद के उपयोग के लिए नहीं रखा, तो फिर ये आपका बिजनेस कहलाएगा। समझ गए फर्क? अगर खुद के उपयोग के लिए रखा गया है प्रोडक्शन को तो व्यापार व्यवसाय बिजनेस नहीं कहलाएगा, और अगर बेचने के लिए किया गया है प्रोडक्शन तो आपका बिजनेस कहलाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें आगे। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट अ बिजनेस। देखिए कितना सही एग्जाम्पल दिया है हमने, रामफल का एग्जाम्पल पहले ले रखा है। रामफल अपने आप में स्मार्ट है, कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, उसे पता है कि ये बिजनेस नहीं है। एंड कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर इन अ रेस्टोरेंट इज बिजनेस। खुद के परिवार के लिए खाना बनाना बिजनेस नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना बनाकर उसको बेचना बिजनेस है। चलिए ये बात क्लियर है हमारी। Thus, one essential characteristic of business is there should be a sale or exchange of goods or services between the seller and buyer। दो लोगों के बीच में सेल या एक्सचेंज होना चाहिए। एक आपके विक्रेता होगा और एक आपके क्रेता होगा। विक्रेता इसे वस्तु या माल बेचेगा और ये इसे कैश या रोकड़ी या पैसा जो भी आप कहें, चाहे चेक से चाहे किसी भी माध्यम से देगा। तो ये एक्सचेंज होना चाहिए, तभी वो बिजनेस माना जाएगा। अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं साथियों। अगली विशेषता है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। इस शब्द को बहुत ध्यान से देखें। रेगुलर बेसिस, अगर नियमित आधार पर मैं करूं, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन बना के बेच दिया। इसको भी एक एग्जाम्पल से लेते हैं, फिर से रामफल को बीच में लेकर आते हैं और रामफल का एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, और रेगुलर बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। इसके पास एक जमीन है और मान लीजिए ना करे नारायण किसी दिन इसको दिक्कत आ गई, तो इसने इस जमीन को 10 लाख रुपए में अपने एक रिश्तेदार को बेच दिया। अब आप कहेंगे साहब विक्रय तो हुआ है, पैसा भी लिया है, इसको बिजनेस क्यों नहीं बनाते? अभी बात करते हैं। ये अगर केवल एक बार या 2 बार या 3 बार एक्टिविटी करेगा तो इसे बिजनेस नहीं बोला जाएगा।
लेकिन जैसे ही रामफल ने ये जमीन बेची 10 लाख रुपए में, इसको पता चला भाई मेरी मूल जमीन का भाव तो 7 लाख ही था, मैंने 10 लाख में बेची, मतलब 3 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ, क्यों ना मैं आगे कहीं 7 लाख की जमीन खरीदूं और उसे फिर से 10 लाख में बेचूं। अब क्या करने लग गया, ये जमीन क्रय करता, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ता और उसे सेल करता। ये बन गया साथियों अब आपका बिजनेस। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक बार सेल और परचेस कर दे, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहा है तो ही बिजनेस माना जाएगा। इट मींस बिजनेस होने के लिए नियमित आधार पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होना चाहिए। चलिए, वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। बिक्री या खरीद का एक एकल लेन देन इसी वजह से व्यवसाय नहीं कहलाता है। Thus, for example, if a person sells his her domestic radio set even at a profit, it will not be considered as a business. भाई अगर हमने प्रॉफिट पे भी एक बार में बेचा है तो भी बिजनेस नहीं माना जाएगा। अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं बिजनेस की, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाना। और ये तो साहब सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। व्यक्ति बिजनेस करता ही क्यों है? लाभ कमाने के लिए। देखो, घाटा होना स्वाभाविक है, नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिजनेस केवल और केवल इसी उद्देश्य से करेगा कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे लाभ कमाना है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में, जब रामफल वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, तो आपने देखा था यहां पर कि एक बार जमीन बेची, 3 लाख रुपए का फायदा हुआ, लाभ मिला। अब इसको लगा भाई ऐसा अगर हम करेंगे, मैं क्यों ना 7 लाख में जमीन खरीदूं, 10 में बेचूं, फिर क्यों ना 8 लाख में जमीन खरीदूं, 11 में बेचूं। इस तरीके से उसने इसे अपना बिजनेस बना लिया। तो आप बताएं कि यहां कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में लाभ कमाने का उद्देश्य जरूर रहा होगा। तो लाभ कमाना भी अपने आप में बिजनेस की एक विशेषता मानी जाती है। One of the main purpose of business is to earn income by way of profit. No business, ध्यान दीजिएगा, no business can survive for long without profit. बिना प्रॉफिट के कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। That is why businessmen make all possible efforts to maximize profit. इसी वजह से व्यवसायी जो होते हैं वो बिक्री की मात्रा बढ़ाकर लागत कम करके जितने भी हथकंडे वो अपना सकते हैं उनको यूज करते हैं और कहीं ना कहीं वो लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगली विशेषता के विषय में, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, प्रतिफल की अनिश्चितता। और भाई ये तो बहुत ही एक इनिशियल पार्ट है किसी भी बिजनेस का। ये एक बहुत ही, हम यूं कहें कि एक ऐसा विषय है जिसे हमें सबको पता होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी समझते हैं इसको कि व्यवसाय में जो इनकम होगी, जो आय होगी, उसकी कोई निश्चितता नहीं होती। देखिए, जब हम व्यवसाय और पेशे के बीच में, व्यवसाय और रोजगार के बीच में अंतर देखेंगे तब भी इस पॉइंट को उठाया जाएगा कि व्यवसाय में जो आय होती है वो निश्चित नहीं होती। सकता है रामफल को एक बार 3 लाख का लाभ हुआ, हो सकता है अगली बार केवल 1.5 लाख का हो सकता है अगली बार 50,000 का नुकसान पहुंच जाए। व्यवसाय में कोई भी निश्चितता नहीं होती है प्रतिफल की। रोजगार में आपको ठीक है महीने का 20,000 मिलना है, 25 मिलना है, वो मिलेगा, लेकिन व्यवसाय में ऐसी कोई निश्चितता नहीं होती। तो ये भी अपने आप में व्यवसाय की एक विशेषता बनती है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. प्रतिफल की अनिश्चितता से तात्पर्य उस राशि से संबंधित ज्ञान की कमी से है जो व्यवसाय एक निश्चित अवधि में अर्जित करने जा रहा है। मतलब बेसिकली हम भविष्य में क्या कमाने वाले हैं ये हम नहीं कह सकते। तो ये भी अपने आप में व्यवसाय की एक मुख्य विशेषता बन जाती है। अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं साथियों, एलिमेंट ऑफ रिस्क, मतलब कि आपका जोखिम। देखिए, बिना जोखिम के संसार में कुछ भी संभव नहीं। ये जितनी सृष्टि, जितना पृथ्वी ये चल रही है, सब अगर मनुष्य चलता है, उठता है, हर चीज में जोखिम है। आप अगर अपना स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार लेकर कहीं जाते हैं, आते हैं, उसमें भी जोखिम है। आप खाना बनाते हैं तो सिलेंडर फटने का जोखिम है। जोखिम तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो व्यापार और व्यवसाय तो जोखिम से मुक्त किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते।
व्यापार और व्यवसाय में तो जोखिम अपने आप में सिक्के का दो पहलू हैं। मान लीजिए ये सिक्का है, इसका एक हिस्सा अगर लाभ है तो दूसरा हिस्सा हानि भी होगा, अर्थात जोखिम हर समय उपस्थित रहता है। आप किसी भी व्यवसायी से पूछ लो, कोई 100% ये नहीं कहेगा कि साहब हमारे धंधे में कभी नुकसान नहीं। व्यवसाय में, धंधे में नुकसान होना स्वाभाविक है और ये इसका एक अंग है। जोखिम हमेशा बना रहता है। और देखिए ये जोखिम होता क्यों है, क्या कारण है। हमने बात तो करी कि जोखिम बना रहता है, लेकिन इसके कारणों के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। जोखिम कारकों से संबंधित हैं, जैसे उपभोक्ता के स्वाद और फैशन में बदलाव। मान लीजिए मैंने कोई नया नया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, बढ़िया रेस्टोरेंट है, अच्छा मेरा सेटल हो गया और मैं बहुत खुश, भैया अपना तो रेस्टोरेंट चलता है। लेकिन 6 महीने बाद, 2 महीने बाद कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो रेस्टोरेंट ठप। ये एक जोखिम है मेरे पास। मतलब कि मेरा जो व्यवसाय है वो कभी भी निश्चित चलेगा ऐसी जरूरत नहीं है। लोगों का हो सकता है फैशन बदल जाए, टेस्ट बदल जाए, लोगों के उत्पाद करने के तरीके में बदलाव आ जाए, कार्यस्थल पर कोई हड़ताल हो जाए, कोई तालाबंदी हो जाए, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा आ जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब जोखिम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ठीक है भाई, ये पॉइंट अपना बिल्कुल क्लियर है। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के विषय में। साथियों, हमने व्यापार व्यवसाय की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको बहुत डिटेल में हमने समझा है। व्यापार व्यवसाय की मीनिंग भी हमने समझी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के विषय में भी बात की है। अब हमारे टॉपिक का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आखिर साहब बिजनेस में, पेशे में और रोजगार में फर्क क्या होता है। आपने बात की इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहला कौन सा था, व्यवसाय, दूसरा कौन सा था, पेशा, और तीसरा कौन सा था, रोजगार। हालांकि हमारा टॉपिक केवल व्यवसाय के इर्द गिर्द घूमेगा, पेशा और रोजगार के विषय में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन व्यवसाय, पेशा और रोजगार के बीच का अंतर हमें समझ में आना चाहिए। तो चलिए पहले इस अंतर के ऊपर डिस्कस करते हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या है बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। देखिए, कोई व्यक्ति अगर प्रोडक्शन का काम करता है, कोई व्यक्ति अगर उत्पादन का काम करता है, कच्चा माल क्रय करता है, उत्पादन करता है या सेवाएं देता है और बेचता है, तो वो व्यवसायी है। व्यवसाय करने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आप में वो कला होनी जरूरी नहीं है, बस आपके पास पैसा हो, आपने खरीदा और बेच दिया। वहीं दूसरी ओर साथियों, पेशे की बात करते हैं। पेशा आपकी कला पर निर्भर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा कलाकार है, कोई बहुत अच्छा कवि है, तो वो उसकी जो कला है, इस कला को बेचेगा। जब इस कला को बेचेगा तो ये पेशा हो जाएगा। कोई व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, तो उनके अंदर जो कला है, जब इस कला के बदले में वो पैसा लेगा तो ये पेशा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, व्यवसाय को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन पेशे को कभी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। हो सकता है रामफल एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन रामफल का बेटा एक अच्छा डॉक्टर बन पाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन रामफल के व्यवसाय को रामफल का बेटा संभाल ले, ये संभव है। तो पेशा कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरीके से बात करते हैं रोजगार के विषय में। और रोजगार क्या होता है, पेशे और व्यवसाय से थोड़ा सा अलग होता है। रोजगार में व्यक्ति किसी मालिक को ढूंढता है और उस मालिक के अंडर काम करता है, महीने की निश्चित पगार लेता है, लॉस एंड प्रॉफिट से उसे कोई मतलब नहीं होता, उसे महीने का जितना काम दिया गया है वो करेगा और उसके एवज में अपनी पगार लेगा। तो बेसिक साथियों, ये डिफरेंस होता है व्यवसाय में, पेशे में और रोजगार में। चलिए इस डिफरेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं। The word business refers to a systematic economic activity that is involves the exchange of goods and services in return of money. पैसे के बदले में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान शामिल होता है। किसमें, व्यवसाय में। अभी हमने व्यवसाय की डेफिनेशन पढ़ी। लाभ कमाने के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसे के बदले में वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है साथियों, बताएं, आदान प्रदान किया जाता है। तो ये तो आपका बिजनेस आ गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द परचेज,
प्रोडक्शन, सप्लाई एंड सेल ऑफ मर्केंटाइज टू अर्न प्रॉफिट। देखिए बिजनेस जो है उसमें सामान खरीदा जाता है, उत्पादन किया जाता है, आपूर्ति की जाती है और लाभ कमाया जाता है। जब ये सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं की जाती हैं तो उसे बिजनेस कहते हैं। बात करते हैं पेशे के विषय में या फिर प्रोफेशन के विषय में। प्रोफेशन एम्प्लाइज सर्टिफाइड, ध्यान रखिएगा सर्टिफाइड। अब देखिए आपने एक शब्द सुना होगा डॉक्टर यूनियन, टीचर्स यूनियन। इन लोगों को, ये जो पेशेवर लोग हैं, इन्हें एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो जाता है ये बताने के लिए कि हाँ भाई मैं ये पेशा कर सकता हूं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, जैसे आपका CS आ जाता है, कंपनी सचिव आ जाता है, तो इनके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। व्यवसाय में सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। सर्टिफाइड एंड पेड ऑक्यूपेशन कैरिड आउट बाय एनी पर्सन usually after undergoing prolonged training and prescribed qualification। जब उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन होंगी, कोई उसके अंदर योग्यता होगी और एक लंबे समय तक जब उसने ट्रेनिंग ली होगी, उसके बाद ही कोई व्यक्ति पेशे में बेसिकली उतर सकता है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द कंसर्न्ड डोमेन। इसके लिए जिस संबंधित काम है, जो काम कर रहा है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसे डॉक्टरी का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, पूरी नॉलेज उसे होनी चाहिए जिस भी फील्ड में। कोई अगर प्लम्बर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, तो उसे पूरा ज्ञान अपने फील्ड का होना चाहिए, पेशे में ये जरूरी है। अगली बात करते हैं साथियों एम्प्लॉयमेंट की या रोजगार की। एम्प्लॉयमेंट इज व्हेन वन पर्सन, कोई एक व्यक्ति, जिसे हम खासकर क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर, नियोक्ता, हायर्स, किसको हायर करता है, नियोक्ता। आपका जो एम्प्लॉयर है वो किसी व्यक्ति को हायर करेगा, अनदर किसको, एम्प्लॉय को, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली कर्मचारी कहते हैं, टू परफॉर्म वर्क और प्रोवाइड सर्विसेज एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेसिकली कोई एक व्यक्ति है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर रखा है कि भैया तुम्हें ये काम करके देना पड़ेगा और इस काम के बदले में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तो फिर ये हो गया उसका रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट। चलिए, तो ये बेसिक डिफरेंस हम कहीं ना कहीं यहां से समझ सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बिटवीन द टू पार्टीज ऑफ एग्रीड रेम्यूनरेशन। बेसिकली एक सैलरी या फिर कुछ भी पारिश्रमिक के बदले में अनुबंध हस्ताक्षर होगा कि भाई ठीक है, आज से आप हमारे बॉस हैं, हम आपके एम्प्लॉय हैं, हम आपके कर्मचारी हैं, हम ये काम करेंगे और आप इतना हमें वेतन दे दीजिएगा। ये बेसिकली इनके बीच में एक अनुबंध कहीं ना कहीं हो जाता है। देखिए आपको यहाँ इमेज में नजर आ रहा होगा, एक तरफ हमने बिजनेस को लिया है, एक तरफ प्रोफेशन को लिया है, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट को लिया है। अगर आप देखें बिजनेस, तो कोई फैक्ट्री आपको टाइप कुछ नजर आ रही है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। बेसिकली चिमनी में से आप धुआं भी निकाल सकते हैं। देखिए ये चिमनी है, एक फैक्ट्री है, यहाँ कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोफेशन में आप देखिए आपको डॉक्टर्स नजर आएंगे, कोई आपको पुलिसमैन नजर आएगा, कोई व्यक्ति नजर आएगा, कोई साफ सफाई वाला व्यक्ति नजर आएगा, कोई सफाई कर्मी नजर आएगा, कोई पायलट नजर आ सकता है। ये बेसिकली प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट में देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में कहीं ना कहीं अनुबंध होता आपको नजर आ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस इनके बीच में है। बात करते हैं अब इनके बीच के डिफरेंस को एक टेबल की मदद से एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि व्यवसाय, एक तरफ देखिए हमने बिजनेस को लिया है, एक तरफ हमने प्रोफेशन को लिया है और एक तरफ हमने एम्प्लॉयमेंट को लिया है, कि इन तीनों में बेसिकली अंतर क्या है, इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। इसको पूरा टेबुलर फॉर्म से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस से अक्सर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। पहला डिफरेंस, स्थापना का तरीका, मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। देखिए बिजनेस को कैसे स्थापित किया जाता है, पेशे को कैसे स्थापित किया जाता है और एक हम कहते हैं रोजगार को कैसे स्थापित किया जाता है। पहले तो इस डिफरेंस को समझते हैं। उद्यमी का निर्णय और अन्य कानूनी औपचारिकताएं यदि आवश्यक हो तो, भाई मान लीजिए मेरा मन है बिजनेस करने का, मैंने डिसीजन कर लिया, मेरा निर्णय हो गया कि मुझे तो भैया क्या करना है, व्यवसाय करना है, कुछ नहीं करना बाकी काम, और कोई भी कानूनी जो मुझे प्रक्रियाएं करनी होंगी वो करनी है और मैं मेरा व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। लेकिन पेशा ऐसे शुरू नहीं किया जा सकता। पहले आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तभी आप पेशा शुरू कर सकते हैं। एक पेशेवर निकाय की सदस्यता और अभ्यास का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और रोजगार के लिए क्या होना चाहिए, नियुक्ति पत्र और सेवा का समझौता, बेसिकली आपके बीच में अनुबंध जो है वो होना चाहिए। तो साथियों ये पहला
पॉइंट है जिसके आधार पर हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में अंतर किया है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, कार्य की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है। देखिए, जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान किया जाता है। जब हम व्यवसाय करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं को बेचते हैं। व्यक्तिगत विशेषज्ञ और सेवाओं को प्रतिपादन, यहाँ कोई वस्तु नहीं बेची जा रही। प्रोफेशन में, पेशे में हम कोई वस्तु नहीं बेचते भाई, हमारी जो कला है, व्यक्तिगत कला है, उसको बेचा जाता है। सेवा अनुबंध या सेवा के नियमों के अनुसार हम अपने आप को मतलब एक तरीके से वहां पर सेवाएं प्रदान करते हैं। अगले डिफरेंस की बात करते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बिजनेस की बात करें तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई न्यूनतम योग्यता आवश्यक नहीं है। व्यापार करना है, बिजनेस करना है, कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप अनपढ़ हैं तो भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। साथियों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि केवल और केवल किताबी चीजें पढ़ने से ही आपका दिमाग डेवलप होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं स्कूल क्लासेस में, कक्षाओं में फेल हुए हैं, कम नंबर आए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में आज के दिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, परसेंटेज कम है, इन चीजों को लेकर घबराने का नहीं है। आपके अंदर अगर कला है, आपके अंदर अगर गुण है, तो आपको जो चीज मिलनी है वो मिलकर रहेगी। और अगर आपके अंदर गुण नहीं है, मेहनत ही नहीं है, तो आप कितना ही पढ़ लो तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखिए, बेसिकली बिजनेस की बात करें तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर पेशे की बात करें तो सर्टिफिकेट भी चाहिए। और जिस बॉडी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सीए है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है उसके तहत उसको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अगर बात करें रोजगार की, तो आपका मालिक जो मांगता है कि भाई मान लो मुझे मेरी कंपनी में किसी व्यक्ति को जॉब रखना है और मैंने कहा कि मैं केवल 12वीं पास व्यक्ति को रखूंगा, तो जैसा आपके मालिक ने कहा वैसी आपके अंदर योग्यता होनी जरूरी है। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, दैट इज रिवार्ड और रिटर्न। इनाम या वापसी क्या मिलती है। जब बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, जब पेशे में होते हैं तो पेशेवर शुल्क मिलता है, और जब वेजेस मतलब हम बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तब हमें वेतन या मजदूरी मिलती है। तो ये तो भाई बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। देखिए, बहुत सरल सी बात है। आप कहीं जॉब करने जाते हैं, नौकरी ढूंढने गए, वहां आपको कैपिटल नहीं लगता, आपको वहां पूंजी नहीं लगानी, आपको बस जाना है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको कैपिटल लगाना बहुत जरूरी है। बिना पूंजी के साथियों कभी भी व्यवसाय नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई पेशेवर काम भी शुरू करते हैं तो थोड़ी बहुत पूंजी आपको लगानी ही पड़ेगी। यहाँ कोई आपको मशीनरी वगैरह नहीं खरीदनी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एडवर्टीजमेंट, अपने विज्ञापन के लिए काम तो करना ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली सबसे ज्यादा पूंजी चाहिए, इससे कम पूंजी चाहिए, और न के बराबर या कोई पूंजी यहां हमें नहीं चाहिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जोखिम। देखिए, व्यवसाय में बहुत ज्यादा जोखिम है। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। व्यवसाय में लाभ हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, रिस्क है, जोखिम है। पेशे में इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, ठीक ठीक रिस्क है, मगर व्यवसाय की तुलना में कम है। और रोजगार में तो कोई रिस्क नहीं, आप काम करो, महीने को महीने आपको सैलरी मिल जाएगी, वेतन मिल जाएगा। अब वो आपका मालिक जाने कहाँ से लाए, कैसे लाए, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज मिल रही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ जोखिम देखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं 7वें पॉइंट की, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जो यहाँ ब्याज की जगह आप हित करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हित का हस्तांतरण। देखिए, व्यवसाय में हित को हस्तांतरित किया जा सकता है। रामफल बिजनेस कर रहे हैं, अपने बेटे को संभाला दें, लेकिन पेशे में नहीं किया जा सकता। पेशे में संभव नहीं। पेशे में तो जो व्यक्ति काम करता है उसी का होना जरूरी है, क्योंकि वो अपना पेशा किसी दूसरे को नहीं सिखा सकता, अपना पेशा किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं डाल सकता। ठीक इसी तरीके से रोजगार में भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति रोजगार करेगा तो उसी को ही करना होगा, संभव ये नहीं है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। व्यापार व्यवसाय करने में साथियों किसी प्रकार की कोई आचार संहिता को मानने की जरूरत नहीं है। आपका मन है आप व्यापार करिए, बस आप इलीगल काम मत करिए, ऐसा कोई काम मत करिए जो कानून की दृष्टि से खराब है, लेकिन आपको कोई आचार संहिता बनाने की जरूरत नहीं है। व्यवसायिक आचार संहिता का पालन, अगर आप प्रोफेशनल हैं, पेशेवर हैं, तो आपको आचार संहिता का पालन करना होगा। और अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नौकरी वाले व्यक्ति हैं, तो नियोक्ता ने जो मानदंड बना रखे हैं वो आचार संहिता आपको
पालन करनी पड़ेगी। मतलब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं मेरे ऑफिस में कितने बजे जा रहा हूं मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अगर मैं पेशेवर व्यक्ति हूं तो जो क्लाइंट बोलेगा उस अकॉर्डिंग मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी के यहाँ नौकरी करता हूं तो जैसा मेरे ऑफिस का रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मुझे उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। 9th पॉइंट पे बात करते हैं उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे दुकान और कारखाने का उदाहरण है इसका, व्यवसाय का। इसमें देखते हैं क्या है उदाहरण, कानूनी, चिकित्सा, पेशा, चार्टेड, जो आपके प्रोफेशंस के, चार्टेड अकाउंटेंसी वगैरह, ये आपके प्रोफेशन के एग्जाम्पल हैं। और बैंकों में, बीमा कंपनी में, सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है। तो साथियों इसके साथ हमारा ये जो डिफरेंस है, ये जो भेद है, ये कहीं ना कहीं समाप्त होता है। पेशा क्या चीज़ है, व्यवसाय क्या चीज़ है, और आपकी नौकरी या आपका रोजगार क्या चीज़ है, इन तीनों में अंतर है। हमें पेशे और रोजगार में नहीं जाना, व्यवसाय को ही समझना है। लेकिन व्यवसाय का इन तीनों से क्या अंतर है ये समझना भी बहुत ज़रूरी था। तो चलिए हम इस अंतर को भी समझ चुके हैं और अब हमारे जो व्यवसाय की अवधारणा है इसके अंतिम टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसका अंतिम टॉपिक है साथियों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का उद्देश्य। भाई आप व्यवसाय कर रहे हो, आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो इसके कुछ ना कुछ उद्देश्य भी तो होंगे। क्या उद्देश्य हैं आपके व्यवसाय के, आप क्यों व्यवसाय करना चाहते हो? हर व्यक्ति कोई भी काम किसी ना किसी उद्देश्य से ही करता है। तो व्यवसाय करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, चलिए बात करते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। पहला उद्देश्य मार्केट स्टैंडिंग, मतलब बाजार में स्थिति बनाए रखना, या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हो बाजार में प्रवेश करना। आप व्यवसाय क्यों करोगे? बाजार में प्रवेश ही तो करना आपको, बाजार में अपनी स्थिति आपको बनानी है। अगर आपको स्थिति नहीं बनानी होती, बाजार में प्रवेश नहीं करना होता, तो आपके व्यवसाय करने का कोई भी सारांश नहीं निकलता है। तो साथियों व्यवसाय करने का पहला और प्रमुख उद्देश्य है बाजार में स्थिति को बनाए रखना या फिर बाजार में प्रवेश करना। चलिए दूसरे उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? दूसरा उद्देश्य है नवाचार या फिर इनोवेशन। अब देखिए कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है, इसको आप और हम एक निजी उदाहरण से समझ सकते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि आप जब भी कोई बिजनेस करोगे तो आप हमेशा ये सोचोगे ना कुछ हटकर किया जाए। जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं, जो पहले से धंधे व्यवसाय बाजार में हैं, आप उनके जैसा नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है भाई ये चीज तो पहले से बाजार में है, अगर इसी में हम उतरे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और शायद हमारा नहीं चले। तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करोगे कि चीजें इनोवेट करो, हट के काम करें, कोई नई चीज करें। तो ये भी व्यवसाय का एक उद्देश्य आ जाता है, इनोवेशन। चलिए दो उद्देश्य हमारे कंप्लीट हैं। तीसरे उद्देश्य के विषय में बात करते हैं। तीसरा उद्देश्य क्या है व्यवसाय का? तीसरा उद्देश्य जो है साथियों वो बेसिकली है प्रोडक्टिविटी या फिर उत्पादन। आप व्यवसाय करें, और जैसा कि हमने व्यवसाय की विशेषताओं में पढ़ा है कि उत्पादन जरूरी है, लाभ का उद्देश्य जरूरी है। अब सोच के देखिए, अगर आप उत्पादन नहीं करेंगे तो बिजनेस ही नहीं होगा। इट मीन्स आपके बिजनेस का, आपके व्यवसाय का कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य उत्पादन करना भी है, प्रोडक्टिविटी भी है। प्रोडक्टिविटी इज एसर्टेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। उत्पादन के मूल्य की तुलना आगतों के मूल्य से करके उत्पादकता का पता लगाया जा सकता है। इट इज मेजर्ड एज मेजर ऑफ एफिशिएंसी, मतलब आपकी क्या प्रोडक्टिविटी है, आपकी क्या उत्पादकता है, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या पता, आपने मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई चीज़ बनाई, उसका मुझे लागत लगी 100 रुपया और मैंने वो चीज़ बेची 150 रुपये में, तो ये जो बीच में 50 रुपये हैं ये एक तरीके से मेरा उत्पादकता है कि मैंने कहीं ना कहीं ये पैसा कमाया है। तो ये भी व्यवसाय का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अगले उद्देश्य की बात करते हैं, भौतिक व वित्तीय संसाधन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए बहुत ही सरल सी बात है, क्योंकि हम जब व्यवसाय के ऊपर बात करते हैं, बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, तब हमने वहां पर एक चीज देखी कि इसमें प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। अब साथियों ईमानदारी से बताइएगा कि उत्पादन क्या बिना भौतिक संसाधनों के हो सकता है? क्या बिना पैसे की प्रोडक्शन संभव है? क्या बिना कच्चे माल के प्रोडक्शन संभव है? अगर हम बात करें तो भैया बिल्कुल भी संभव नहीं है।
और अगर किसी को ऐसा लगता है कि संभव है तो जाके करके देख लीजिए, हवा से क्या बनाओगे, ठीक है। तो बिना किसी रॉ मटेरियल के, बिना वित्त के कोई भी उत्पादन का काम संभव नहीं है, और जब उत्पादन ही साथियों, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो बिजनेस का ही का होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भौतिक व वित्तीय संसाधन, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें भौतिक और वित्तीय संसाधन भी चाहिए ही चाहिए। तो ये भी एक प्रमुख और मुख्य उद्देश्य हमारा माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले उद्देश्य के विषय में, एंड दैट इज योर अर्निंग प्रॉफिट, मतलब लाभ कमाना। और देखिए शुरुआत से ही हम बात करते हैं इस पे, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करोगे तो व्यवसाय है, और लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करोगे तो व्यवसाय नहीं है। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी बच्चे को खाना देता है, फ्री में देता है, कोई लाभ नहीं कमाना चाह रहा यहाँ पर वो, तो इसे व्यवसाय नहीं कहा जाएगा, इसे दान कहा जाएगा। वही एक व्यक्ति खाना बेचता है पैसा कमाने के लिए तो इसे व्यवसाय कहा जाएगा। इट मीन्स व्यवसाय का एक उद्देश्य साथियों लाभ कमाना भी होता है। चलिए इस उद्देश्य के विषय में भी हमें क्लियर समझ में आता है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट, हर बिजनेस को कुछ ना कुछ लाभ तो कमाना ही चाहिए जिसकी वजह से वो बिजनेस आगे चल सकता है। और अंतिम उद्देश्य होता है साथियों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सामाजिक उत्तरदायित्व का। देखिए एक बहुत ही गंभीर सी, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यवसाय समाज के बिना नहीं हो सकता। समाज से कच्चा माल लेता है, समाज से पैसा लेता है, समाज से कर्मचारी आते हैं, फिर पूरी प्रक्रिया घूमती है, फिर प्रोडक्शन होता है, समाज को ही बेचता है और समाज से ही पैसा लेता है। कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि बिजनेस या व्यवसाय जो होता है वो पूरा समाज से घिरा हुआ है, और समाज अगर इस व्यवसाय को नकार दे या बाहर कर दे तो उस व्यवसाय का चलना भी नामुमकिन है। इसी वजह से साथियों हर व्यवसाय का, हर बिजनेस का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। हमें लाभ कमाने के चक्कर में इतना अंधा नहीं हो जाना कि हम पर्यावरण प्रदूषण किए जा रहे हैं, लोगों को कम वेतन दे रहे हैं, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, हमें सोशल वैल्यूज़ पे भी फोकस करना है, हमें एनवायरनमेंट के ऊपर भी पूरा फोकस करना है, हमें पॉल्यूशन को भी कम से कम करना है। तो बेसिकली ये भी बिजनेस का एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी दोस्तों यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस पार्ट फर्स्ट में हम या यूं कहें कि जो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट हिस्सा है, इसमें बेसिकली हमने इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखा, एक बिजनेस क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल एक डिस्कशन किया, बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा, और बिजनेस एक पेशा और रोजगार के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसको समझने की कोशिश की, और अंत में हमने देखा कि एक व्यवसाय का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। इसी के साथ साथियों ये कंसेप्ट ऑफ बिजनेस का आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सेकंड जब हम उठाएंगे तब उसमें बात करेंगे कि बिजनेसेस में आगे कितने कितने प्रकार होते हैं। हम ट्रेड की बात करेंगे, हम कॉमर्स की बात करेंगे, हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, इसके विषय में बात करेंगे, और साथ ही साथ बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये आपका परिवहन, इन सब के विषय में बात करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आई होंगी। अगली क्लास में मिलते हैं इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।